सोचो एक ऐसी लड़की के बारे में जो किसी ट्रेजेडी के लिए नहीं बल्कि एक बेटर लाइफ के लिए घर से निकलती है, जो अपनी माँ के साथ किचन टेबल पर बैठकर प्लान्स बनाती है कि थोड़ी दुनिया देखूंगी, थोड़ा पैसा कमाऊंगी, थोड़ा इंडिपेंडेंट बनूंगी और कुछ नहीं हुआ तो अरेंज मैरिज करा देने वाला पति संभाल लेगा। ओ सॉरी, ये गलत है, ऐसा इंडिया के बाहर नहीं होता। पर ये कहानी एक ऐसे क्रिमिनल के बारे में भी है जो 31 मंथ्स तक पुलिस से भाग निकलता है और एंड में जब पकड़ा जाता है तो पूरी दुनिया शॉक हो जाती है कि इसने ये पुल ऑफ कैसे किया। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में वेयर एयरफ्रैंक प्रेजेंट्स तात्सुया इचिहाशी स्टोरी। लिंडसे एन हॉकर का जन्म 30 जुलाई 1984 को इंग्लैंड के कोवेंट्री शहर में होता है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जहां लोगों के एम्बिशन ज्यादा नहीं होते पर उनसे जुड़ी होप उन्हें ज्यादा मजबूत कर देती है। लिंडसे यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से बायोलॉजी में ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है 2006 में और फ्यूचर के प्लान्स बिल्कुल सीधे लगते हैं, पर फिर कंफ्यूजन आ जाता है कि लाइफ को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए या नहीं। और तभी लिंडसे के हाथ में एक अपॉर्चुनिटी आती है। जापान में इंग्लिश टीचिंग का ऑप्शन सामने आता है और तब वो सिर्फ एक जॉब नहीं लगता बल्कि एक नया एक्सपीरियंस लगता है। नई कंट्री, नया कल्चर और एक सिस्टम जिसके बारे में पूरी दुनिया ये मानती है कि जहां रूल्स फॉलो होते हैं। सोचो ना, किसका सपना नहीं होगा जापान जाने का। वहां का नेचर, झगमगाती हुई लाइट्स, हेंटाई 2006 के एंड में लिंडसे टोक्यो पहुंचती है और नोवा जैसे रेप्यूटेड प्राइवेट इंग्लिश इंस्टीट्यूट में एज अ टीचर अपॉइंट हो जाती है और उसकी ये पोस्टिंग टोक्यो में ही होती है और वो 2 और फॉरेन गर्ल्स के साथ रेंटेड अपार्टमेंट में रहने लगती है। लिंडसे धीरे धीरे जापान में घुल रही होती है। उसका डेली रूटीन वीकडेज में क्लासेस, फिर वीकेंड्स पर सिटी एक्सप्लोर करना सब प्लान होता है। ऊपर से कांस्टेंट इंग्लैंड में फैमिली से बातचीत और अपने बॉयफ्रेंड से कांटेक्ट शुरू होता है। लिंडसे कोई सीक्रेट लाइफ नहीं जी रही होती है। वो अपनी माँ को बताती रहती है कि कौन सा स्टूडेंट मिला, उनमें से कौन सा ऑड था, कौन सा नॉर्मल लगा और कौन सा अवॉइड करना चाहिए। अब जब जापान उससे सेफ फीलिंग देकर अपने रूटीन और कंफर्ट में ढाल ही रहा था, तब एक नॉर्मल वर्किंग डे के बाद ट्रेन से वापस आते वक्त प्लेटफॉर्म पर एक आदमी लिंडसे से बात शुरू करता है। इंग्लिश में ऑकवर्ड सा इंट्रोडक्शन देता है, कहता है कि आप मेरी इंग्लिश टीचर हो, शायद आपको मैं याद नहीं हूं। लेकिन लिंडसे पोलाइटली करेक्ट करती है कि ऐसा हो सकता है पर तुम मुझे याद नहीं आ रहे। एंड यही से बात आगे बढ़ती है एंड सामने वाला रिक्वेस्ट करता है एक प्राइवेट लेसन्स की, इंग्लिश में प्राइवेट लेसन्स की 3500 येन पर आवर का ऑफर दिया जाता है। एंड यहीं पर लिंडसे एक बाउंड्री सेट करती है क्लियरली कि क्लासेस पब्लिक स्पेस में होंगी और घर पर नहीं। एंड ये रिस्पॉन्स उसकी पर्सनालिटी को दिखाता है कि वो केयरलेस नहीं, कॉशियस और अवेयर रहती है सारी पॉसिबिलिटीज के लिए। लिंडसे की प्लेटफॉर्म वाली कॉन्वर्सेशन के बाद वो अपनी साइकिल उठाती है और घर की तरफ निकल पड़ती है। उसके लिए ये बस एक स्लाइट ऑकवर्ड इंटरेक्शन होता है, नथिंग मोर। पर कुछ ही डिस्टेंस कवर करने के बाद उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है। साइकिल के पेडल्स तेज हो जाते हैं और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वही आदमी थोड़ी दूर पर चल रहा होता है, सेम पेस में, उसी डायरेक्शन में। पर जापान जैसी जगह पर स्टॉकिंग का आइडिया दिमाग में आना भी अजीब लगता है, इसीलिए लिंडसे पैनिक नहीं करती। वो बस स्पीड बढ़ा देती है और अपने अपार्टमेंट के पास पहुंच के रुक जाती है। और तब वो आदमी पास आता है और पानी मांगता है। लिंडसे 1 सेकंड के लिए हेसिटेट करती है, फिर सोचती है रूममेट्स घर पर ही है, डोर खुला रहेगा, रिस्क नहीं होगा, और उसे अंदर आने देती है। ये दुनिया कितनी भोली है यार। अंदर जाकर वो रूममेट से मिलता है और लिंडसे कैजुअली उसको इंट्रोड्यूस करती है कि ये मेरा न्यू स्टूडेंट। फिर लिंडसे उसके लिए पानी लेने चली जाती है पर वो आदमी सिर्फ बैठा नहीं होता, वो एक पेपर उठाता है और कुछ ही मिनट्स में लिंडसे का एक रफ स्केच बना देता है ड्राइंग से इम्प्रेस करने के लिए। पर ये ड्राइंग इम्प्रेसिव नहीं, एक ऑड जेस्चर होता है क्योंकि ड्राइंग के पीछे वो अपना नाम, नंबर और स्काइप आईडी लिख देता है। और जाते जाते ये आदमी बोलता है कि सैटरडे मिलते हैं कैफे में क्लासेस के लिए। उसके जाने के बाद भी घर का माहौल नॉर्मल रहता है। रूममेट्स इसे क्रीपी इंसिडेंट नहीं मानते और लिंडसे भी इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचती क्योंकि उसने बाउंड्री सेट की है, पब्लिक प्लेस चूज किया है और जापान में रहकर उसे ये सब मैनेजेबल लगता है। सैटरडे 24 मार्च 2007 को दोपहर के टाइम टोक्यो के एक कैफे में लिंडसे और तात्सुया इचिहाशी मिलते हैं। इंग्लिश प्रैक्टिस कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। उनके ट्यूशन गेम को कैफे का सीसीटीवी भी नोटिस करता है। एंड जब क्लास खत्म होती है तो तात्सुया थोड़ा नर्वस फील करता है और बोलता है फीस घर पर रह गई है। वो सजेशन देता है मेरे फ्लैट चलो, मैं फटाफट दे देता हूँ। लिंडसे पहले मना करती है, फिर डिसाइड करती है कि टैक्सी लेंगे, ड्राइवर नीचे वेट करेगा, मैं बस पैसे लेकर आ जाऊंगी। लिंडसे ड्राइवर को बोलती है वेट करना, मैं अभी आती हूँ, और वो फ्लैट के अंदर चली जाती है।
टैक्सी ड्राइवर नीचे वेट करता रहता है, पहले 5 मिनट, फिर 7 मिनट, फिर थोड़ा ज्यादा टाइम। एंड जब कोई वापस नहीं आता है तो वो सोचता है शायद अंदर बात लंबी हो गई होगी या पेमेंट का सीन होगा। जापान में ड्राइवर्स अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट नहीं करते, इसीलिए बिना किसी को बताए टैक्सी वहां से चली जाती है। एंड उधर शाम होते होते लिंडसी के रूममेट्स घर पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। टाइम क्रॉस हो जाता है, फोन साइलेंट हो जाता है और मैसेजेस अनरेड रह जाते हैं। यहीं से पैनिक धीरे धीरे शुरू होता है। अगले दिन फिर उसके बाद वाले दिन भी लिंडसी क्लासेस पे नहीं जाती। नोवा इंस्टीट्यूट को लगता है कि शायद सिक लीव ली होगी, पर जब 2 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब इंग्लैंड में पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। रूममेट्स पुलिस स्टेशन जाते हैं मिसिंग रिपोर्ट के लिए, पर शुरुआत में पुलिस भी इसे एडल्ट मिसिंग मानकर स्लो रिएक्ट करती है। लिंडसे के रूम की चेकिंग होती है, वहां से पासपोर्ट मिलता है, कैश मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट वो स्केच मिलता है जिसमें एक नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखा होते हैं। वही ड्राइंग जो पहले हार्मलेस लग रही थी अब एक लाउड क्लू बन जाता है। पुलिस उस नाम तक पहुंचती है और 27 मार्च 2007 को 2 पुलिस ऑफिसर्स इंक्वायरी के लिए उस अपार्टमेंट के बाहर पहुंचते हैं, बिना वारंट के, बिना अर्जेंसी के, क्योंकि ऑफिशियली अभी कोई क्राइम कंफर्म नहीं हुआ होता। पुलिस वाले पड़ोसियों से बात करने लगते हैं एंड पड़ोसी एक ऐसी लाइन बोलते हैं जो सीन को फ्रीज कर देती है कि कल रात इस घर से काफी शोर आ रहा था, जैसे कुछ तोड़ा जा रहा हो। एंड उतनी ही देर में ऑफिसर्स घर के अंदर से हल्की सी टैपिंग आवाज सुनते हैं, लाइट्स बंद होती हैं एंड उन्हें रियलाइज होता है कि ये नॉर्मल इंक्वायरी नहीं रह गई है और बैकअप को बुलाया जाता है। और जब तक टीम फुली पोजीशन लेती है तब तक एक आदमी अचानक डोर खोलता है और भागते हुए जग्गू की तरह कूद फान के स्टेयर से नीचे निकल जाता है। यार मुझे माफ करना इंडिया की पुलिस, आप लोगों को कितना कुछ बोला जाता है कि आप लोग टाइम पे नहीं आते हो, क्राइम होने के बाद आते हो। ये जापान की पुलिस को देखो, तुम लोग सालों लाइन में लगे हो, वेट कर रहे हो, उसके बाद भी तुम्हारे नीचे से भाग के जा रहा है ये जापान की पुलिस। सर आप लोग ये बताओ, आपकी बैकअप टीम क्या गूगल ड्राइव से बस फोटो बैकअप करना जानती है? एंड कुछ ही देर बाद जब पुलिस अंदर एंटर करती है तो अपार्टमेंट का सीन उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। चीजें बिखरी होती है, बाथरूम से बाथटब मिसिंग होता है, पर बालकनी में मिसिंग बाथटब मिलता है जो मिट्टी और सैंड से भरा होता है। और जब उसे खोला जाता है तो पूरी टीम 1 सेकंड के लिए चुप हो जाती है, क्योंकि वो एक रियलाइजेशन होता है कि जिस लड़की को 2 दिन से ढूंढा जा रहा था वो यही थी। और अब कहानी एक मिसिंग पर्सन से इन्वेस्टिगेशन बन गई थी। और सवाल यहीं से शुरू होता है जो हर के बाद रह जाता है कि आखिर उसने ये सब किया क्यों? क्योंकि पावर या पैसे का एंगल यहां सीधा सीधा फिट नहीं होता, और जब मोटिव क्लियर नहीं होता तब कहानी और ज्यादा डेंजरस हो जाती है। इसीलिए अब कहानी का लेंस थोड़ा शिफ्ट करते हैं। पहली बार हम विक्टिम को नहीं बल्कि उस आदमी को देखते हैं जो खुद को कभी मॉन्स्टर मानता ही नहीं था, तात्सुया इचिहाशी। इस केस में ये चीज और भी अनसेटलिंग इसलिए बन जाती है क्योंकि उसके बैकग्राउंड में कोई ऑब्वियस ट्रिगर नहीं दिखता, ना पॉवर्टी, ना किसी तरह का इंपल्स रेज, बस एक आदमी जो फाइनेंशियली सिक्योर था, मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट था, पर एक्चुअली में तात्सुया अंदर से एक ऐसे इनसिक्योरिटी के साथ जी रहा था जहां वैलिडेशन और कंट्रोल उसके लिए एक बेसिक इमोशनल जरूरत थी। कोर्ट के साइकोलॉजिस्ट और इंटेरोगेशन रिकॉर्ड्स के मुताबिक तात्सुया इचिहाशी को हमेशा ये लगता था कि लोग उसे सीरियसली नहीं लेते, और जब भी कोई उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बिहेव नहीं करता उसकी ईगो को डायरेक्ट थ्रेट फील होता था। लिंडसे के साथ भी उसका ये इंटरेक्शन यही से बिगड़ता है। ट्रेन में पहली बातचीत पोलाइट थी, पर लिंडसे इंप्रेस नहीं हुई। लिंडसे ने प्राइवेट क्लासेस के लिए हाँ बोली, पर कंडीशंस के साथ कि पब्लिक प्लेस में बाउंड्री सेट करके और डिस्टेंस के साथ ये क्लासेस ली जाएंगी। पर इचिहाशी के लिए ये सिर्फ रिफ्यूजल नहीं बल्कि अथॉरिटी का लॉस बन गया। उसकी बुक और स्टेटमेंट्स में बार बार ये लाइन रिपीट होती है कि उसे लगा लिंडसे उसे नीचा दिखा रही है, जैसे पावर उसके हाथ से निकल रही है। और इसी फीलिंग को रिक्लेम करने के लिए उसने सिचुएशन को मैनिपुलेट किया, झूठ बोला, स्टूडेंट बनकर अप्रोच किया, पेमेंट का बहाना बनाया, और जब लिंडसे फ्लैट के अंदर गई तब जो हुआ वो सडन नहीं था बल्कि कंट्रोल एस्टैब्लिश करने का वायलेंट अटेम्प्ट था। लिंडसे ने रेजिस्ट किया, पर इचिहाशी ट्रेन्ड और फिजिकली स्ट्रॉन्गर था, और उस मोमेंट में लिंडसे उसके लिए एक इंसान नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट बन चुकी थी जो उसके मर्जी के खिलाफ जा रही थी। एंड जो बात इस क्राइम को और ज्यादा डिस्टर्बिंग बनाती है वो ये है कि तात्सुया के बाद पैनिक नहीं हुआ, पुलिस के डोर तक पहुंचने के बाद भी सरेंडर नहीं किया। इचिहाशी की भागने की कहानी किसी एक रात में खत्म नहीं होती बल्कि एक ऐसी भागदौड़ बन जाती है जो लगभग 2 साल 8 महीने तक जापान के हर कोने में फैली रहती है। और जितना वो आगे बढ़ता है उतना ही पीछे छूट जाती है एक माँ बाप की जिंदगी जो सिर्फ एक सवाल पर अटक जाते हैं कि हमारी बेटी के साथ आखिर ये क्यों। रिपोर्ट से पता चलता है कि
के बाद उसने लिंसी के बॉडी को बाथरूम में रखा, उसका हेड शेव किया ताकि आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो। फिर नियर बाय स्टोर से सॉइल और सैंड और केमिकल एजेंट्स खरीदे जो डिकम्पोजिशन को एक्सेलरेट कर देते हैं और स्मेल को मास्क कर सकें। उसके बाद उसने पूरा बाथटब बाथरूम से फिजिकली निकालकर बैल्कनी में ड्रैग किया, जो लेटर पुलिस को मिसिंग लगता है, और उस बाथटब के अंदर बॉडी को रख के ऊपर से मिट्टी और सैंड भर दी। और इतना सब कुछ करने के बाद भी तात्सुया फिर भी अपनी सजा भुगतने की जगह खुले में घूम रहा था। तो वो आखिर गया कहां? जब तात्सुया पुलिस के बीच से फिसल कर निकलता है, उसके बाद पहले कुछ दिन वो टोक्यो के आसपास ही छुपा रहता है। कभी इंटरनेट कैफेज में, कभी पार्क्स में रात गुजारता है। फिर वो धीरे धीरे सिटी से दूर जाना शुरू करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि पोस्टर्स सबसे पहले बड़े शहरों में लगाए जाएंगे। इसीलिए पहले वो कांगावा, नागोया, फिर ओसाका के इंडस्ट्रियल एरियाज की तरफ बढ़ता है, जहां रोज नए चेहरे होते हैं और कोई किसी को याद नहीं रखता। वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर डेली वेज का काम करता है, हेलमेट और मास्क के पीछे अपना चेहरा छुपाता है, एंड कभी ट्रक के पीछे सो जाता है तो कभी टेंपल्स के पास रात गुजारता है। पर ये सब उस पेन के सामने कुछ नहीं था जो लिंसी ने रेजिस्ट किया था। जहां उसकी सांस बंद की जा रही थी, उसके हाथ पैर काम करना बंद कर रहे थे, क्योंकि एक तरफ वो जिंदा रहने के लिए, अपनी आखिरी सांस के लिए लड़ रही होती है। पुलिस और लिंसे की फैमिली पूरे जापान में ह्यूमन साइज पोस्टर्स लगवाती है, रिवॉर्ड अनाउंस होता है, और जेन और बिल हॉकर इंग्लैंड से बार बार टोक्यो आते जाते रहते हैं। उनकी जिंदगी फ्लाइट्स, एयरपोर्ट्स, होटल्स और पुलिस स्टेशन के बीच सीमित रह जाती है, और हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही चेहरा, एक ही आवाज, प्लीज फाइंड आवर डॉटर। हर दिन बिना जवाब उनके लिए एक नया टॉर्चर बन जाता है। लेकिन ये सब बदलने वाला था। इसी बीच नागोया का एक प्लास्टिक सर्जन अचानक पुलिस पोस्टर्स देख के फ्रीज हो जाता है। उसे याद आता है कुछ महीने पहले एक आदमी सर्जरी के लिए आया था जो बिफोर फोटोज लेने से मना कर रहा था। अब बिफोर फोटोज क्या होते हैं? जैसे लेट्स सपोज अगर आप प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हो तो रिकॉर्ड्स के लिए आपकी जो फोटोज है, बिफोर फोटोज कि आप कैसे दिख रहे थे, उसकी फोटो ऑफिशियली रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन तात्सुया ने ये फोटोज लेने से मना कर दिया, एंड यहीं से उस सर्जन को कुछ फिशी लगा। तात्सुया बार बार बिफोर फोटोज लेने के लिए मना करता है, एंड जब ये चीज बार बार पूछी जा रही थी, वो भी पैनिक में, तब ये सिर्फ ऑड नहीं लगता, तब क्लियर हो जाता है कि चेहरा बदलने नहीं, पहचान मिटाने आया था। डॉक्टर खुद पुलिस के पास जाता है और वहीं से चेस का फाइनल ऑपरेशन शुरू होता है। नवंबर 2009 ओसाका के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पुलिस रेड होती है और तात्सुया पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद तात्सुया इचिहाशी को जापान के कोर्ट में किडनैपिंग और का दोषी माना जाता है, और जनवरी 2011 में उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी जाती है। कोर्ट ने क्लियरली बोला कि ये कोई मोमेंटरी मिस्टेक नहीं, बल्कि एक प्लान्ड ब्रूटैलिटी थी, जिसमें विक्टिम को इंसान नहीं बल्कि एक चीज समझा गया। एंड अगर आपको ये शॉकिंग लग रहा है तो ये सुनो, तात्सुया ने इस पूरे इंसिडेंट पे एक बुक भी लिखी, एंड इस बुक के जो भी रेवेन्यूज आए, जो भी पैसे आए, वो उसने लिंडसे के माँ बाप को देना चाहा, एंड पेरेंट्स ने ठुकरा दिया, क्योंकि उनके लिए जस्टिस पैसा नहीं, जिम्मेदारी होती। एंड पता है, कहानी का सबसे हेवी ट्रुथ ये नहीं है कि वो कैसे भागा, बल्कि ये है कि वो भाग सकता था, क्योंकि एक लड़की का पेन कुछ सालों के लिए सिर्फ सिस्टम के लिए एक केस नंबर बन गया था, जबकि उसके माँ बाप के लिए वो हर सुबह का पहला ख्याल और हर रात का आखिरी सवाल बन चुका था। इसलिए किसी ने सही कहा है, गुरूर इतना भी ना हो कि किसी और के गुलदस्ते का फूल मुरझा जाए, और पागलपन इतना भी ना हो कि गुलदस्ता ही बिखर जाए। एंड ये थी कहानी लिंडसे एंड हॉकर की, जो थोड़ी दुनिया देखना चाहती थी, थोड़ा पैसा कमाना चाहती थी, थोड़ा इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, पर जिंदगी को कुछ और मंजूर था। एंड ऐसी कहानियां मैं जब रिसर्च करता हूँ, इसके बारे में पढ़ता हूँ, मुझे और डिस्टर्बिंग लगता है कि किस पे विश्वास करें और किस पे नहीं। वेरी हार्ड टू से। तो प्लीज सेफ रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, एंड आउटरो सोचा नहीं है। बाय, लव यू।